गुरुग्राम में लॉरेंस गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ ने जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया वो गैंग वॉर में हत्या की साजिश रच रहे थे और शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया कि गैंगस्टर कौशल और देवेंद्र बंबिहा के करीबी और खासम खास उनके टारगेट पर थे। दिनेश उर्फ दीनू मुख्य सूत्रधार थे और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इनके टारगेट वहां पर मौजूद थे जिनको वो निशाना बनाना चाहते थे। लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान समेत उत्तरी राज्यों में काम संभालने वाला खासम खास रोहित गोदारा इसकी पूरी प्लानिंग कर रहा था और इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी और उसके बाद खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेगा जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई गैंग या कोई भी शख्स सलाखों के पीछे होने के बाद पूरी गैंग चलाता है और अपना नेटवर्क, दबंगई, खौफ, डर ये सब बनाने की कोशिश करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान, पंजाब और गुड़गांव में संगीन वारदातों को अंजाम देने की फिराक में गुरुग्राम पहुंचे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शार्प शूटरों को गुरुग्राम एसटीएफ ने हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल सिंह की माने तो एसटीएफ को सूचना मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम में डेरा जमा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ ने तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान एसटीएफ की टीम को दिनेश उर्फ दीनू की जानकारी मिली जो कि फारूक नगर में इंटरनेट का काम कर रहा था। एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिनेश ने बताया कि जगदीश, विष्णु, प्रदीप और सागर सभी रोहित गोदारा के संपर्क में हैं और कौशल गैंग के खास गुर्गे की हत्या को अंजाम देने की फिराक में है। ये इंफॉर्मेशन गैदर की कि यहाँ पे कौन कौन लोग सक्रिय हैं, तो हमें पता चला कि एक दिनेश उर्फ दीनू नाम का व्यक्ति जो लॉरेंस गैंग के जो ये रोहित गोदारा वगैरह के टच में है और वो यहाँ पे इंटरनेट का काम करता है फरूक नगर में और उसने ठिकाना जमाया है और यहाँ पे इस ग्रुप का एक ठिकाना बना कर उसके जो भी शूटर हैं या बाकी लोग हैं उनको संरक्षण देने का काम करता है और यहाँ गुड़गांव में किसी वारदात को अंजाम देना चाह रहे हैं। इस सारी चीज पे हमने काम करते हुए और उसको दिनेश उर्फ दीनू को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इनको कई सारे वारदात करनी थी। हत्या या हत्या के प्रयास, इस तरह के मुकदमे इन्होंने इस तरह की प्लानिंग बनाई हुई थी। दिनेश उर्फ दीनू की ओर से किए गए खुलासे के बाद एसटीएफ की टीम ने जगदीश, विष्णु, प्रदीप और सागर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ की टीम ने आरोपियों के पास से ऑस्ट्रेलिया मेड 5 अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की। एसटीएफ को बरामद हुई सभी पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए के बीच में है। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया कि उनका टारगेट गैंगस्टर कौशल के खासम खास और एक देवेंद्र बंबिहा के खासम खास का विकेट गिराना था। वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते इससे पहले ही एसटीएफ की टीम ने उन्हें धर दबोचा और गुड़गांव, राजस्थान और पंजाब में होने वाली वारदातों पर अंकुश लगा दिया। ये लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा और ये नवीन बॉक्सा सब एक ही ग्रुप से कनेक्टेड हैं क्योंकि वो लॉरेंस जेल में है और ये बाहर हैं। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे इनका ये मानना है कि यहाँ पे पहले जो बदमाश थे वो अब कमजोर पड़ गए तो दूसरा गैंग यहाँ सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। तो इस इनपुट को हमने डेवलप किया और उसी पे काम करते हुए हमने दिनेश उर्फ दीनू को काबू किया और उससे ये सारी आगे चीज हम डेवलप कर पाए। इस अभियान में हम पिछले लगभग 2 महीने से लगातार कार्य कर रहे थे तो हमने पुख्ता सारी जानकारियां हासिल करके और फिर ये कार्रवाई।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों की गिरफ्तारी से तीनों प्रदेशों में दहशत का माहौल कायम होने से रह गया और पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते आतंक को पुलिस कितना कम कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुरुग्राम, एनडीटीवी। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट को देख करके आपको बहुत हद तक अंदाजा लग चुका होगा कि कैसे ये गैंग काम करता है, निशाने पर कौन कौन लोग थे और पुलिस ने एक्शन किस रूप में लिया। लेकिन अब बारीकियां आपको बताने की कोशिश करते हैं और इसको समझाने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ रहा है। हमारे साथ पूर्व आरपीएस ऑफिसर अनिल कुमार गोटवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ए.के. जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ हैं। अंकुर, जरा सबसे पहले आपसे ही जानना चाह रहे हैं, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, दिल्ली में एक मामला, वांछित आरोपी जो कि फरार चल रहा था, पुलिस वहां तक पहुंचती है, गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता, बाद में पता चलता एक और गिरफ्त में आ जाता है। क्या अभी तक की कार्रवाई हुई है और इसमें किन और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, जो लॉरेंस गैंग के इस समय 5 जो कुख्यात गैंगस्टर हैं एसटीएफ ने गिरफ्तार किए हैं। यहाँ पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर जो एसटीएफ को मिली है। एसटीएफ का जो गठन है वो इसलिए किया गया था कि जितने भी यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और आसपास के जितने भी कुख्यात अपराधी हैं उनका सफाया करने के लिए यहाँ पर एसटीएफ का गठन किया गया था। तो एसटीएफ के गठन के अंदर जो हरियाणा के मोस्ट जो अधिकारी हैं, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर जसनदीप रंधावा, और भी जो कई एसपी हैं, सतीश बालन, यहाँ पर एसटीएफ में उनको यहाँ पर गठन किया गया था कि जितने भी मोस्ट वांटेड अपराधी हैं उनका सफाया करने के लिए यहाँ पर एसटीएफ का गठन किया गया था। यहाँ पर बड़ी खबर जो सामने आई है कि एसटीएफ ने यहाँ पर लॉरेंस गैंग बिश्नोई के 5 जो कुख्यात अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, जो बड़ी सफलता यहाँ पर शामिल हुई है। सबसे पहले जो जानकारी मिली थी एसटीएफ को कि जो यहाँ पर गुरुग्राम के एक जो गैंगस्टर हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे इनपुट मिली और एसटीएफ ने उस गैंगस्टर को यहाँ पर गिरफ्तार किया। उसके बाद यहाँ पर जो गुरुग्राम के और एसटीएफ के अधिकारी हैं उन्होंने गुप्त सूचना के अधिकार पर पंजाब के अबोहर में छापेमारी करी। उसके अंदर वहां पर छापेमारी में 4 जो और गैंगस्टर हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। जो पूरी इनपुट यहाँ पर मिली कि जो ये 5 गैंगस्टर हैं इनके पास से काफी विदेशी पिस्टल भी बरामद हुए हैं और यहाँ पर उनके पास से कई मैगजीन भी मिली हैं और जो ये मैगजीन है 12 से 15 लाख रुपए यहाँ पर बताई जा रही है, विदेशी पिस्टल यहाँ से बरामद की गई है। हाँ। एक बड़ी यहाँ पर सफलता एसटीएफ को मिली है। उसके बाद अभी जो यहाँ पर जो 5 जो कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, उनका रिमांड लिया जा रहा है और आगे की जो पेशकश की जा रही है कि उनके द्वारा और भी जो कई संगीन वारदातें में वो शामिल हैं उनके द्वारा और भी इनमें शामिल हो सकती है वारदातें, वो पुलिस द्वारा यहाँ पर पूछी जा रही हैं। जो यहाँ के प्रीतपाल सांगवान है एसटीएफ के, हमारी एनडीटीवी की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जो ये कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं उनसे काफी यहाँ पर जो संगीन मामले हैं उन पर काफी यहाँ पर दर्ज थे बिल्कुल, और उनमें बहुत सारी खुलासे होने की संभावनाएं भी हैं। कैसे ये विदेशी पिस्टल इनके पास तक पहुंची, फंडिंग कौन कर रहा था, बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब इनके जरिए जानने की टीम की कोशिश भी होगी। मैं वापस लौटता हूं अंकुर आपके पास, लेकिन अनिल कुमार गोटवाल साहब भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। सर, एक चीज हमने देखा कि यहाँ पर देखिए कितनी महंगी महंगी पिस्टल इन बदमाशों के पास से मिली है, इनके पास से बरामद हुई हैं। लगता है कि कुछ और भी कनेक्शन हो सकता है। एक लंबे समय तक इनकी प्लानिंग थी, ये कहा जा रहा है कि 3 राज्यों के अंदर एक बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पहले ही टीम ने धर दबोचा उनको। हाँ, ये देखिए कि अभी जो इंटरव्यू पढ़ रहे थे पुलिस ऑफिसर साहब का, तो वो ये बता रहे थे कि पिछले 2-2.5 महीने से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे। इंफॉर्मेशन मिली, इनपुट मिला, उसको डेवलप करना और उसके बाद में आगे कार्रवाई करना, ये एक बहुत बड़ा एक वो पुलिस की उपलब्धि है कि उन्होंने मेहनत की है और उसके बाद में हाँ अपराध हो जाता, उसके बाद पकड़े जाते। उससे ज्यादा बेटर ये रहा कि इन्होंने प्रिवेंटिव अरेस्ट की। प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब है कि इनको अपराधियों को अपना अपराध करने का मौका नहीं मिल पाया, तो ये एक पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है
एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक थाने से दूसरे थाने, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर कम्युनिकेशन होता है। और ये मैं आपको, ये 3 स्टेट का नहीं है, ये मामला है इंटर स्टेट और इंटरनेशनल मामला है, क्योंकि इनके गुर्दे, इनके जो वो है, कुछ जेल में बंद है और कुछ कनाडा या और कोई, या आप ये देखिए कि यहाँ से नेपाल के जरिए या और किसी गल्फ कंट्री में जाके बैठे हैं। हाँ। और वो वहां से इन गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। मैंने ये पढ़ के अभी सर यही चीज, ये बड़ा सवाल है। अब जो दर्शक है ना, वो भी ये समझना चाहते हैं, जब भी गैंग वॉर होती है या इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो लोगों के मन में सवाल होता है कि साहब, जो गुर्गा है या जो पूरा सरगना पूरे गैंग को चला रहा है, पूरा नेटवर्क चला रहा है, वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं वो एक्टिव हैं और वो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। यानी कि जेल से कैसे कोई मैसेज दे करके किसी की हत्या करवा सकता है या कोई बड़ी प्लानिंग को रच सकता है। आप सिस्टम में रहे सर, आपने देखा होगा ऐसे बड़े जो मुजरिम होते हैं उनको देखा होगा, क्या असल में होता है ये? देखिए, जो टीनेजर्स हैं, जो मतलब जिनके अभी मस्तिष्क पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, वो इनके जो सोशल मीडिया है इसको देखता है कि हथियार के सहित है, इतना रुपए की फिरौती मांगिए, इतना लाख रुपए आ जाएगा, ये है, और इनका महिमा मंडन होता है। आप ये देखिए, सोशल मीडिया के अंदर इनकी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, इनको चैन नहीं पड़ता है। ये बड़ा से बड़ा बनने का जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर अपनी फोटो आ जाए, ये आ जाए, न्यूज़पेपर में, अखबार में छप जाए, तो कुछ फॉलोवर्स, कुछ टीनेजर्स, कुछ उनको लाइक करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं, कुछ महिमा मंडन करते हैं। इससे एक और एक आर्थिक जो वो है पैसा। मैं पिछले दिनों आपको एक उदाहरण देना चाहूँ, यहाँ पर माइनर्स के लिए सदन है, जिसके अंदर जो अपराधी तो नहीं है, बाल अपराधी, बाल अपचारी कहते हैं उनको, बाल अपचारी के लिए एक हमारे बना, पिछले 1 साल में 2 बार उन्होंने बाल अपराधियों ने तोड़ दिया। तो पता लगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये 2 बार जो 20 एक साथ भागे। हाँ। एक टीनेजर्स तो ऐसा था कि वो फायरिंग कांड के अंदर, जयपुर के अंदर उसने फायरिंग किया और वहां बाल अपचारी के साथ में हो गया, चूंकि वो महीना था। हाँ। वो 20 जनों को भगा के ले गया और आज भी वो नेपाल के रास्ते ऐसा नेपाल भगा हुआ, और 20 जनों में से कुछ वापस लेके आए हैं गिरफ्तार करके। तो इन्होंने ये बताते हैं कि जो जेल में बैठा हुआ है, तो यानी कि आदतन प्रवृत्ति हमें देखनी होगी कि वो कैसा है, उसकी आदत कैसी है, क्या वो बड़े क्राइम को अंजाम दे चुका है और लगातार कई क्राइम की घटनाओं में वो शामिल है। यानी कि एज बड़ा मैटर नहीं है। ये एक नियम, इस नियम के बारे में जरा जान लेते हैं। AK जैन जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर एक चीज़ बताइए कि ये जो नियम है, अब हमने कहा कि साहब वो उसकी उम्र कम है, लेकिन वो लगातार ऐसे कई बड़े मामले हैं जिसमें उसकी भूमिका नजर आती है, वो भी मुख्य भूमिका में नजर आता है, जैसा बता भी रहे हैं गुटवाल सर। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि शायद नियमों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है कि हम उसको कम उम्र के चक्कर में हम उसको थोड़ी सी रियायत देते जा रहे हैं? देखिए, दिल्ली में निर्भया मर्डर केस के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन किया गया है और प्रोविजंस डाले गए कि जो 16 साल से अबव का जुवेनाइल है उसको यदि कोर्ट चाहे और कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन एक प्रॉपर एविडेंस और एप्लीकेशन पेश करे कि ये इतना मैच्योर हो चुका है और इसका जो ट्रायल है वो जो एडल्ट क्राइम क्रिमिनल से उनके तरफ से चलाना चाहिए, उसी के अनुसार इसको सजा मिलनी चाहिए, तो कोर्ट्स उसकी अनुमति देती है और आजकल कई मामलों में इस तरह की अनुमति दी गई। परंतु जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर इस तरह की तो पाबंदियां लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि शुरू से में इस तरह के प्रावधान है कि उनको सुधारना ज्यादा जरूरी है, वो क्योंकि बच्चे हैं वो इस पोजीशन में नहीं समझते। पर जो 16 साल से ऊपर के जुवेनाइल्स हैं, 16 से 18 के बीच के, उन लोगों के बारे में गंभीर प्रावधान अमेंडमेंट करके ऑलरेडी किए जा चुके। ये बात अलग है कि हमारे जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी, जो पुलिस एजेंसी, वो उसका उपयोग नहीं कर रही है। पर एक दूसरी बात और सबसे बड़ी आती है, एक बहुत बड़ा नाम मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है, कुछ भी होता है, लॉरेंस गैंग। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की जेल में है, कहीं विदेश में तो बैठा हुआ नहीं है, हाई सिक्योरिटी जेल में है, जहां से उसका बाहर की दुनिया से
कोई भी संपर्क नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये आता है कि उसके बाद भी अगर लॉरेंस गैंग अगर जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी किसकी? हाँ। निश्चित रूप से जो अधिकारी बाहर अपनी पीठ तपा रहे हैं कि हमने लॉरेंस गैंग का ये कर दिया, हमने लॉरेंस गैंग का वो कर दिया, ये तो बताइए कि लॉरेंस जेल के अंदर से बैठकर गैंग को ऑपरेट कर कैसा रहा है जब उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, सेल में रखा हुआ है, पूरी निगरानी की जा रही है और जेल के अंदर सिक्योरिटी से लेकर के व्यवस्थाओं तक कई सवाल उठ चुके हैं सर। हाँ, उसमें मोबाइल फोन से लेकर के सिम कार्ड तक सब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? हाँ। और जो देने वाले हैं उन पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? जब जिस इतना हार्डन क्रिमिनल है जिसको सब तरफ से सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है, जिसको सेल में रखा जाता है, उसको सब मिल रहा है, तो कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, जो पुलिसकर्मी है या जो जेल कर्मी है, जो यानी कि सिस्टम में कहीं लैप्सेस है सर। अच्छा जैन सर, अब एक अगले इसी से अगले पहलू पर आते हैं। और ये गलत है, एक तरफ तो आप अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये अपराधियों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो इस व्यवस्था में सुधार की सबसे बड़ी जरूरत। हाँ, यानी कि कहीं कमियां हैं और उन्हीं कमियों को आधार बना करके, क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब अगर सरकार चाहे तो अपराधियों पर अंकुश लगा सकती है। वो मोटिव दिखाई देता है, वो नजर भी आता है कि चलिए ठीक है, जो अपराधी हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा डर बनता है कि साहब कानून व्यवस्था है। अब जैसे इतने लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, सरकार चाहे किसी की भी हो, इनकी दबंगई चलती है खुल करके। अब जैसा बता रहे हैं कि जेल के अंदर रहकर के पूरा नेटवर्क चलाते हैं, किसी को भी धमकी देते हैं, कहीं से भी उगाही करते हैं। मोबाइल के अंदर ये जेलों के अंदर मोबाइल फोन सिम कार्ड मिलना ये आम बात हो गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैं इसमें जरा गोटवाल सर को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। सर, इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे जेलों के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, सबसे पहले उनको दूर करना होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा। जैन साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि ये कमियां हैं जो दूर करनी चाहिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जैसे सुधार का है, तो वो आजकल जेलें नहीं है, वो एक जेल सुधार है। उसके अंदर नियम डे टू डे और नॉर्मल किए जा रहे हैं। उनको उनकी सुविधाएं, क्योंकि मानव अधिकार और कोई जैसे है, तो ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा देते हैं उनको। नहीं, अगर मोबाइल मिल रहा है, सिम कार्ड मिल रहा है, तो उसमें मानवाधिकार क्या करेगा सर? नहीं, उसमें तो एक्शन होना चाहिए ना, जो वहां के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ, नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। मैं उसके लिए तो बिल्कुल एग्री हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे कोर्ट्स के अंदर उनकी पेशी के लिए उनको ले जाया नहीं जाए, या उनकी जो संपत्ति है उनको कम से कम जब्त किया जाए। मैं कह रहा हूँ एनआईए जो ईडी है, ईडी जो इनके सोर्सेज है, इकोनॉमिक वो है, इसकी कमर तोड़ने के लिए कुछ पुलिस के साथ में या जेल के साथ में जो इनकी संपत्तियां इकट्ठी कर रहे हैं, इनको ब्रेक करने का कुछ करना चाहिए। जैसे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने संपत्ति इकट्ठी, उनको जब्त करके और सरकार के अंदर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनकी कमर टूटनी चाहिए। पैसा मिल रहा है इनको हाथ में पैसा मिल रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक जेल का कांस्टेबल है, उसको कह दिया तेरे को 10 लाख रुपए दे देते, ये सुविधा उपलब्ध, वो एक चक्कर में आ जाता है। चक्कर में ऐसा आ जाता है कि उसको तो पैसा मिल गया, अगर वो सस्पेंड हो गया और बाहर भी रह गया तो कौन सा जीवन भर इतनी उसको वो मिलेगी। तो ये एक ल्यूक्रेटिव जो समाज के अंदर अर्थव्यवस्था का एक चक्र चला हुआ है, तो वो लालच में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही ऐसे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, ईमानदार अधिकारी भी हैं, जेल में हैं, पुलिस में हैं, सब जगह। लेकिन सबको एक जैसा नापा नहीं जा सकता। एक कई बार डर भी दिखा देते हैं, कई बार डर दिखाते हैं कि साहब देखिए हम तो इस गैंग से हैं। डर भी दिखा देते हैं। तो उस चक्कर के अंदर तो मेरा मानना यह है कि इनकी कहीं ना कहीं आपको कमर तोड़नी होगी आर्थिक रूप से। इनका जो इंफॉर्मेशन वो सेंटर है, उस इंफॉर्मेशन को हमें इवन मैं ये कह रहा हूँ कि आईटी एक्ट में भी कुछ इनके खिलाफ हमारे को पुलिस को कुछ पावर्स देने चाहिए कि भाई अब सर्विस प्रोवाइडर है, हमारे को सर्विस इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। मैं ये कुछ चीजें हमारी एक और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो हमारी अब वो कमियां आती है।
एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो बॉर्डर लाइन मिलती है, जैसे अब हमारा बहरोड है या लास्ट हरियाणा शुरू हो जाता है, इधर उत्तर प्रदेश हो जाता है। हाँ। हम आपस में बात ही नहीं करते, इंटर स्टेट पुलिस एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है। हाँ। इसको नेशनल लेवल पे एनसीआर को भी डील करना चाहिए। ये एक अकेले एक स्टेट की, एक डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं अब है, ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और अब इसमें ये जब ऐसे प्रॉब्लम गैंग आ जब गई सामने आते हैं, बिल्कुल, इंटरनेशनल की, हाँ, तो इसमें जब तक सारे कम्युनिकेशन, सारे शेयरिंग नहीं करेंगे इंफॉर्मेशन को, और इनके खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने की आवश्यकता ठीक है। जरूर और आपने सर बिल्कुल सही बात कही है कि इनकी पीठ पर सबसे पहले प्रहार करना होगा, यानी कि उनकी जो फंडिंग है सबसे पहले उसको रुकना होगा। मैं जरा हमारे संवाददाता के पास भी चलता हूं। अंकुर, जरा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में भी, क्या अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि ये महंगी महंगी जो पिस्टल मिली हैं, जो हथियार उनके पास से मिले हैं, विदेशों से जो मंगाए गए लाखों रुपए की कीमत है, ये पैसा आ कहां से रहा था? क्या इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जो अभी हमारी जो स्कूप जानकारी यही प्राप्त हुई है कि जो ये गैंग है, जितने भी हरियाणा, पंजाब, लॉरेंस गैंग है, बिम्बोइया ग्रुप है, कौशल ग्रुप है, ये सभी लोग व्यापारी वर्ग को काफी परेशान करते हैं। व्यापारी वर्ग से ये फिरौती मांगते हैं, उनको जान के धमकी देते हैं। जो कोई व्यापारी इनको इंस्टॉलमेंट मनी दे देता है तो तब तक तो ये ठीक रहता है, नहीं उसके बाद ये कई वारदातों को भी अंजाम देते हैं। तो सारा ये पैसा रात धमकाकर इन गैंग द्वारा यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है। जो विदेशी पिस्टल यहाँ पर बरामद किए गए हैं, एक एक विदेशी पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए यहाँ पर एसटीएफ द्वारा बताई जा रही है। ये विदेशी पिस्टल ये जितनी भी है, ये गैंग स्टोनर मनी, हत्या, वारदातें, ऐसी जो भी वारदातें यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग को डरा धमकाकर उनसे पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो फिलहाल जो पुलिस है, एसटीएफ है, उन्होंने इन 5 शूटर्स को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन राहत की सांस पुलिस ने ली है। लेकिन ये अभी तक चीज अभी तक सामने नहीं आई है कि विदेशों में बैठकर जिनके ये जितने भी शार्प शूटर हैं, नहीं, ये तो कुछ लोग ही गिरफ्तार हुए ना अंकुर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये तो कुछ लोग हैं, ये गैंग के कुछ सदस्य हैं, ये कुछ शार्प शूटर हैं और ऐसे बहुत सारे हैं। और इसलिए मैं एक ही जैन सर आपसे ये सवाल का जवाब लेना चाह रहा था कि ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल हैं अलग अलग गैंग्स के, तो उनको डिफ्यूज करना होगा, उनको डीएक्टिवेट करना होगा, उन तक पहुंचना होगा, गिरफ्तार करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या करने की जरूरत है? लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें भी जो शेड्यूल्ड है उसमें ये सारे अपराध शामिल हैं। जिन अपराधों के आरोप है कि इन अपराधों से संबंधित कोई भी धन या संपत्ति हो तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मानी जाएगी। पर हम तो पिछले कई सालों से ये देखता हुआ कि कभी किसी गैंगस्टर्स को तो ईडी एक्ट के तहत कार्रवाई की नहीं गई, ईडी के तहत, पीएमएलए के तहत। कभी गैंगस्टर्स को तो ईडी ने, उसकी प्रॉपर्टी को तो ईडी ने जब्त नहीं किया। ईडी के मामले तो सिर्फ हमेशा राजनेताओं के सुनाई देते हैं, वो भी विपक्षी राजनेताओं के, वो एक अलग इशू है। परंतु जब पीएमएलए एक्ट में मनी जो है, क्राइम मनी है, क्राइम प्रोसीड से उसको जब्त करने का प्रावधान किया गया है, उसके शेड्यूल में ये सारे अपराध शामिल हैं जिनको ये अपराधी कर रहे हैं, जिसमें लूट भी है, जिसमें एक्सटॉर्शन भी है, जिसमें मर्डर भी है, जिसमें 307 भी है, जिसमें 489 भी है, लगभग सारी धाराएं। और उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही तो निश्चित रूप से ये फेलियर तो एजेंसीज का है कि वो अपना काम जो उनको कानून में प्रोवाइड किया गया वो नहीं करने की बजाय कुछ और काम कर रहे हैं। यदि निश्चित रूप से इनकी अगर आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, क्योंकि ग्लैमर में और पैसे के लालच में ही नए बच्चे इन गैंग्स में शामिल होते हैं और अपराध करते हैं, और सबसे इजी टारगेट व्यापारी वर्ग होता है जिसको परेशान किया जाता है। तो निश्चित रूप से, और सेकेंडली जो इनकी जो सप्लाई लाइन है, जैसे अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल पहुंचाने में वहां का जेल पर नियुक्त एक प्रहरी गिरफ्तार हुआ है, जो वहां पर जो सामान ले जाने वाला था, जो एक मैकेनिक साहब के माध्यम से हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मोबाइल भी जा था। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर अगर मोबाइल चले जाएं, क्या जयपुर में एक जेल के अंदर हथियार पहुंचे थे और उसके बाद एक गैंगस्टर्स की हत्या हुई थी। बाद में ये भी आया था कि पुलिस के कुछ अधिकारी उस हथियार को पहुंचाने में शामिल थे और उन अधिकारियों पे और जेल कर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से इन गैंगस्टर्स को पनपाने वाले, जो इनको खाद बीज देने वाले लोग हैं,
उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जो व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, जो व्यवस्था के अंदर बैठकर इनकी मदद कर रहे हैं रोकने हाँ। की बजाय, तब तक इनकी लाइफ लाइन या जो इनकी सप्लाई लाइन नहीं टूट ठीक। पाएगी। सप्लाई लाइन को तोड़ना भी एक जरूरी बड़ा काम है। ज़रूरी है। अनिल कुमार सर, मैं एक सवाल ये कि ये कहा जाता है कि कोई भी बड़ा गैंग जो चलाता है या कोई भी बदमाश है, उसको किसी ना किसी का सपोर्ट ज़रूर मिलता है, और उसी संरक्षण की बदौलत वो छोटा सा जो कभी चोरी डकैती के मामले में कभी वांछित होता था, वो बाद में एक बड़ा बदमाश बन जाता है। तो शुरुआत में अगर उसको संरक्षण ना मिले, पुलिस अगर सही समय पर कार्रवाई कर दे, तो शायद वो इतनी बड़ी तस्वीर में नहीं आएगा। शुरुआत में उसको रोक दिया जाएगा। नहीं, ये बात तो सही है कि चूंकि हमारे यहाँ पर एक सीधा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। इसके अंदर जो भी, चाहे वो पार्षद है, एमएलए, एमपी है, मंत्री है, वो एक वोटर के तहत वोट जीत के और प्रजातंत्र में जीतता है। तो ये उनकी मजबूरी है कि कभी मान लो उसको मालूम नहीं होता है और वो 5 आदमी लेके जाता है कि साहब इस बच्चे को छुड़ाओ, इसकी जीवन बचाओ। तो एक वो राजनीतिक षड्यंत्र की उनको संरक्षण की एक शुरुआत होती है। शुरुआत एक बार हुई, उसके बाद में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो नीचे नीचे अपनी गैंग को, अपने उसको पनपाता जाता है। और जो ये लोभ लालच में आ जाते हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, जेल अधिकारी हो या और कोई वो हो, तो उनको वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में, भय में, लालच में आके और वो आगे बढ़ता जाता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आज की पुलिसिंग के अंदर हमारे को इस प्रकार की ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि मनोबल जरूर है। सारे पुलिस ऑफिसर, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस प्रकार के गुंडों से वो होके कहीं ना कहीं हमें इसकी जैसे सर्विलेंस की आवश्यकता है। हम टेक्निकल असिस्टेंस ले सकते हैं, कॉल डिटेल इंफॉर्मेशन ये सारा ले लेते हैं, लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। हाँ, हमारे तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर प्रशासन को तैयार करना होगा ताकि ऐसे जो अपराधी हैं उन तक पहुंच बनाया जा सके। सर, माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये हमने क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोशिश की है जानने की कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है और जेल के अंदर रह करके ये कैसे पूरा नेटवर्क चलाते हैं, और इनको रोकना है तो क्या प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।